हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइक स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की चैप्टर जिसका नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और उसके अंदर मैंने बताया था कि 2 पॉइंट इस तरह से आए थे, डीएनए और जीन्स। तो पिछले क्लास में हमने डीएनए का पूरा चर्चा किया था, डीएनए का पूरा हिस्ट्री देखा था, डीएनए किन चीज़ों से मिलके बना है वो देखा था, और डीएनए के कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स है वो देखा था, और साथ में डीएनए क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका काम क्या है वो देखा था। तो डीएनए का लगभग पूरा स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके हैं। उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने नहीं बताया था, तो स्ट्रक्चर के लिए मैं कहीं पे आज जो जीन्स पढ़ाऊंगी इसके अंदर थोड़ा बहुत उसका स्ट्रक्चर भी बता दूंगी। तो इस तरीके से आपका डीएनए जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स पे पाए जाने वाले जीन्स के बारे में। क्योंकि मैं क्लास 10th की क्लास ले रही हूँ तो अभी मैं इसके इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ रही हूँ। जैसे कि अगर आप 12th के अंदर पढ़ेंगे तो जेनेटिक एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर केवल जीन्स के बारे में पढ़ना है, डीएनए के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है। तो एक बहुत ही लंबी चौड़ी एक एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर 10th के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर केवल आपको उसका इंट्रोडक्शन जानना है। तो डीएनए के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में बात कर ली हैं। आज के क्लास में हम बात करेंगे जीन्स के बारे में, और जीन क्या है, कब इसकी खोज हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में डीपली नॉलेज आज प्राप्त करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम आज पढ़ेंगे जीन्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। जीन्स की जो शुरुआत हुई, जीन्स की जब जीन के बारे में जब डीपली नॉलेज लोग प्राप्त करने लगे, इनहेरिटेंस के बारे में जब खोज स्टार्ट हुई थी, तो फिर इन सभी चीज़ों को एक अलग डिपार्टमेंट में पढ़ा जाने लगा जिसको जेनेटिक्स कहते हैं। ये जब चैप्टर में शुरू कर रही थी इवोल्यूशन, वेरिएशन और हेरिडिटी की परिभाषा के साथ साथ मैंने जेनेटिक्स की भी बातें बताई थी आपको। वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स जैसे अलग अलग चीज़ों के बारे में जो हेरिडिटी के लिए बेहद ज़रूरी हैं उनके बारे में पढ़ना था। इसीलिए जेनेटिक्स की भी परिभाषा हमने शुरू में आपको बताई थी। तो बात करते हैं अगर जीन्स की, तो जीन्स है क्या सबसे पहले बेसिकली, कि ये आखिर इसकी खोज कहाँ से हुई, किसने खोजा इसको। तो सबसे पहले बात करें 1866 ईस्वी यानी 1866 में मेंडल नाम के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिडिटी दिए, थ्योरीज ऑफ इनहेरिडिटी दिए, तो इन्होंने ही जो जीन्स की सबसे पहली बार जो खोज की, सबसे पहली बार जो उसको देखा गया वो किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा देखा गया। और मेंडल जब ये अपनी लॉज के लिए मटर के पौधों पर अपना प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गुणों को लेके जाने का, ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो वो फैक्टर क्या है, फैक्टर का नामकरण उन्होंने नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो हमारे प्रीवियस जनरेशन से आने वाले ऑफस्प्रिंग्स के अंदर क्या करता है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो उन्होंने उस फैक्टर का नाम तो नहीं बताया, बस कहा कि फैक्टर है। तो 1866 ईस्वी में मेंडल साहब ने कहा कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि कुछ ऐसी अनुवांशिकता की इकाई जो है उसको उन्होंने फैक्टर के नाम से बताया। किस नाम दिया, क्या नाम दिया उसको, फैक्टर। की एक ऐसा कुछ फैक्टर है जो कि अनुवांशिकता का कारण बनता है, अनुवांशिकता की इकाई है ना। ऐसे तो जानते हैं कि क्रोमोसोम्स के द्वारा, तो लेकिन क्रोमोसोम ही नहीं लेके आते सारे कैरेक्टर, उन क्रोमोसोम्स पे छोटे छोटे यूनिट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। बाद में जाके 1909 ईस्वी में यानी 1909 ईस्वी में जोहानसन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इन्हीं फैक्टर्स का नामकरण किया और इन्होंने कहा कि ये फैक्टर जो थे, जो मेंडल साहब ने जिस फैक्टर की बात की थी वो फैक्टर क्या था, जीन था। वो फैक्टर कौन था, जीन था। अब ये जीन आखिर है क्या, बेसिकली क्या है ये जीन। तो जीन क्या है कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन द क्रोमोसोम ऑक्युपाइंग स्पेसिफिक पोजीशन। यानी कि जीन है क्या, जैसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पर बनाती हूं मैं। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से
इस तरीके से डबल हेलिक्स, इसको जो एक स्ट्रेट धागा जो देख रहे हो, एक थ्रेड जो देख रहे हो आप, इस थ्रेड को हम बोलते हैं हेलिक्स। और डीएनए जो होता है वो डबल थ्रेड से, दो धागों से मिलके बना होता है, दो हेलिक्स से मिलके बना होता है, इसलिए इसको हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। और जब एक धागे का जो होगा, जो इनहेरिटेंस के जो मतलब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो एक धागे में पाएंगे उनको हम आरएनए के नाम से जानते हैं। और डीएनए जो होगा वो डबल हेलिक्स से मिलके बना होता है। इसके अंदर कुछ बाउंडिंग बनी होती है इस तरीके से, जो मैंने 4 तरह के प्रोटीन्स बताए थे आपको, उसकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाउंडिंग बनी होती है। जो मैंने बताया था आपको कि करिश्मा की जोड़ी गोविंदा के साथ और अनिल कपूर की जोड़ी किसके साथ, तब्बू के साथ, है ना। यानी कि एडिनोसिन जो था वो अपना बाउंडिंग बनाता था थाइमिन के साथ, और गुआनिन जो था वो अपना जो बाउंडिंग बनाता था वो बनाता था साइटोकाइनिन के साथ। तो इस तरीके से ये जो बाउंडिंग बनती है, इन बाउंडिंग में क्या होता है, ये हर बाउंड के बीच में एक इस तरह से सेगमेंट बने हुए हैं। ये जो थ्रेड है, थ्रेड के बहुत छोटे छोटे इस तरीके से सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और इन्हीं सेगमेंट्स पे को क्रोमोसोम का नाम दिया गया। ये जो छोटे छोटे आप सेगमेंट देख रहे हैं डीएनए के, इन सेगमेंट को कहा गया क्रोमोसोम। और इन क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं ये छोटे छोटे जीन्स, जो कि हमारे कैरेक्टर्स, इन जीन के रूप में जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं, हमारे बालों का स्ट्रेट होना, हमारे बालों का कर्ली होना, आंखों का कलर भूरा होना, काला होना, ब्लू होना, ये सभी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, हमारा लंबाई ज़्यादा होना, हमारा लंबाई कम होना, बॉडी का हमेशा पतले रहना या फिर मोटे रहना, ये सारे कैरेक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये डीएनए के अंदर क्रोमोसोम, ध्यान रखिएगा इसको। डीएनए कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के अलग अलग पार्ट को हम क्रोमोसोम कहते हैं, और इन क्रोमोसोम पर छोटे छोटे यूनिट्स पाए जाते हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, हर एक सेल के अंदर, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ही होगा। और उस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा क्या, डीएनए। इन डीएनए के अंदर पाए जाएंगे क्रोमोसोम्स, और इन क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं जीन्स। और ये जीन क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, पार्ट, है ना। सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम, कहाँ, क्रोमोसोम पर, है ना। सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम ऑक्युपाइंग स्पेसिफिक पोजीशन। अब इसमें कहाँ पर ये मतलब ये जो क्रोमोसोम के अंदर ये जो जीन है वो कहाँ पर है, ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह के कैरेक्टर को ढोने का काम करेगा। समझ में आया, क्रोमोसोम्स के किस हिस्से में ये जीन उपलब्ध है, यही स्पेसिफिक पोजीशंस अलग अलग हैं, और इन्हीं स्पेसिफिक पोजीशन से पता चलता है कि वो जीन जो है वो किस तरह के कैरेक्टर को ढोने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसका मैंने एक डेफिनेशन टाइप दे दिया है, जो अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ मॉडर्न मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया गया है। मॉडर्न मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट बताता है क्या, कि अ जीन इज अ हेरिडेटरी यूनिट। अभी मैंने बताया कि यूनिट ऑफ हेरिटेंस किसको कहा जाता है, फैक्टर को कहा किन्होंने, मेंडल साहब ने। और उसी फैक्टर को जॉनसन साहब ने क्लियरली बताया कि ये क्या है, जीन है ना। तो ये क्या है, इनहेरिडेटरी यूनिट है, यानी कि अनुवांशिकता की इकाई। क्या है ये जीन, अनुवांशिकता की इकाई। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विच वन, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया आपको, वहां से पूछ दिया कि विच वन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें आपको डीएनए दे देगा, क्रोमोसोम दे देगा, जीन दे देगा और शायद न्यूक्लियस दे देगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिया, अब आपको चुनना है कि विच वन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो यूनिट हमेशा कौन होगा, जीन होगा, ना कि क्रोमोसोम होगा, ना कि डीएनए होगा। डीएनए ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। और क्रोमोसोम क्या है, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ये भी है, लेकिन उन सेगमेंट्स के अंदर भी जो यूनिट्स पाए जाएंगे वो है हमारा जीन। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो a segment of DNA having a specific sequence of nucleotides,
अब न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में मैंने पिछले क्लास में बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? जिससे मिलकर डीएनए का निर्माण हुआ है। मैंने कल बताया था कि डीएनए क्या है? दिस इज द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो डीएनए क्या है? एक चेन है, छोटे छोटे बहुत सारे इस तरीके के न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ गए, चेन समझते हैं ना, चेन पहनते हैं, उसमें क्या होता है? छोटी छोटी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना। तो वही चीज है इसमें कि इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स की जब आपस में जुड़ जाते हैं दैट इज कॉल्ड डीएनए, और वो कड़ियों को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? अब यहाँ पे कहा गया कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत तरह के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं, दैट डिटरमाइन इट स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। और तब ये जुड़ने के बाद क्या करता है कि एक स्पेशल कैरेक्टर दिखाता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? जीन्स के रूप में उस पे पाए जाते हैं। अब देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना, एक जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किसी मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर करना है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बीइंग। आपको आंसर करना है इसका। मैं पढ़ूंगी, जितने लोग भी इसका सही आंसर करेंगे उन्हें हार्ट जो है वो मिलेगा। तो आप लोग उसको जरूर आंसर कीजिएगा कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए, जितने भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो तो आपको आंसर में बताना है हमको, लेकिन हमारे अंदर की बात करें कि उन सभी क्रोमोसोम्स पे जीन्स की संख्या अगर काउंट की जाए तो लगभग 30,000 से 40,000 तक ये जीन्स की संख्या होती है एक व्यक्ति के अंदर। एक व्यक्ति के अंदर जितने भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो जितने मैं बताऊंगी नहीं, मेरे मुंह में आ रहा है बार बार कि मैं उसे बता दूं, लेकिन बताऊंगी नहीं आपको, क्योंकि इसका आंसर आपको करना है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये 30 से 40,000 जीन उस पे प्रेजेंट होते हैं, उन क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, और साथ ही इट डिटरमाइंस एवरीथिंग अबाउट अस, यानी कि यही जीन्स जो है, ये जीन्स जो हैं, यही तय करेंगे कि हमारा नेचर कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारी सोच कैसी होगी, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारे नाक कैसे होंगे, चौड़े होंगे, लंबे होंगे, किस तरह के होंगे, ये सारी चीजें ये जीन ही तय करता है। हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारे बाल स्ट्रेट होंगे, घुंघराले होंगे, आईज की कलर क्या होगी, हमारा कलर क्या होगा, हमारे बॉडी का मतलब हमारे फेशियल कलर क्या होंगे, हमारा जो एक कॉम्प्लेक्शन होता है हमारी बॉडी का कि कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ सांवले होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्शन ऑफ जो कलर मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो भी जीन्स के द्वारा ही मिलता है। हम लंबे होंगे, छोटे होंगे, जो भी चीजें हैं, ये सभी चीजें हमें मिलता है बिकॉज ऑफ इन जीन्स के अलावा। जीन्स के अलावा हमें इन्वायरमेंटल भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन ये जीन्स जो है, ये जब तक ये कैरेक्टर आपके अंदर होगा ही नहीं तब तक आप कुछ भी मतलब वैसा पर्सनालिटी आप बना ही नहीं सकते, बिकॉज जीन जब तक नहीं है तब तक आप उस कैरेक्टर को डेवलप कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आपने ये दोहा बहुत सुना होगा। तो अभ्यास के थ्रू भी हम सीखते हैं, लेकिन एक होता है ना जेनेटिक चीजें, जैसे एक किसान का अगर बेटा है तो उसको खेती करना सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो मतलब उसके खून में, बोलते हैं ना कि हमारे खून में ही खेती है, तो वो खून में कहाँ से है? वो जीन के द्वारा है। ठीक है, एक सुनार का जो बेटा है उसको सोने की पहचान करने के लिए अलग से उसको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, उसके खून में वो है। तो खून कहाँ से आ गया भाई? वो बिकॉज ऑफ जीन, उसके बॉडी के अंदर, चूंकि उसके पिता ने भी वही काम किया है, उसके दादा ने भी वही काम किया, उसके मतलब परदादा ने भी वही काम किया है। तो ये काम करते करते उनके बॉडी के, उनके बिहेवियर के अंदर वो पहुंच चुका है और वो
क्रोमोसोमल जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसके द्वारा अगली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में ये आता जा रहा है। तो इसी तरीके से हम कोई भी काम जो है, हमारा जो अपना काम, जो कल्चरल, जो हमारी प्रीवियस काम होती है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप जैसे भी हो, राजवाड़े घराने से हो तो राजाओं का जो आपके अंदर एटीट्यूड होता है वो मतलब ऑलमोस्ट आपके अंदर प्रेजेंट होगा। किसके कारण? वो जीन के कारण। खून में क्या? खून में नहीं, वो जीन के अंदर है, डीएनए में हमारा है। बोलते हैं ना डीएनए ही तुम्हारा ऐसा है ना। तो डीएनए ऐसा है कहने का मतलब क्या है कि हमारा डीएनए जो है वो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, और इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं में से कुछ जीन्स जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होंगे। तो नॉर्मली ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी व्यक्तित्व, जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो बिकॉज ऑफ जीन्स के कारण ही होती है। ये जीन्स जिस तरह के कैरेक्टर लेके हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, माँ पापा के जो भी कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, वही कैरेक्टर हम आगे लेके अपनी सोसाइटी को देंगे, और आगे आने वाले बच्चों में भी हमसे ही वो कैरेक्टर आगे की ओर बढ़ेगा। तो बेहतर है, अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड सही नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप बिहेवियर से उसको सुधारें, ताकि आगे आने वाले बच्चों को आप एक बेहतर माहौल दे सकें, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, ताकि उनमें और ज़्यादा अच्छे गुण जो हैं वो आ सके, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। आई थिंक आपको ये जीन के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चल गया होगा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। 12th में जब आप लोग जाओगे तो जीन म्यूटेशन है, क्रॉसिंग ओवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। पूरा जेनेटिक, मैंने कहा ना, जेनेटिक एक ब्रांच बन जाता है बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम केवल डीएनए, जीन और क्रोमोसोम्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो अभी 10th के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, और साथ में कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति के साथ अगर कोई नॉन कलर ब्लाइंडनेस वाली लड़की का शादी हो तो आने वाले बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कब बच्चे जो हैं वो लड़की होंगे, कब बच्चे जो हैं वो लड़का होंगे, कब ट्विंस होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। इनहेरिटेंस की बहुत सारी जानकारियाँ आपको हमारे इस क्लास में मिली होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही क्या होगा कि हमारे जो नॉलेज है उसका प्रचार होगा और हर लोगों तक, जो हर व्यक्ति तक ज्ञान की बातें पहुंचेंगी, आज की साइंस से वो जुड़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।